हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पढ़नी है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, नीड ऑफ कैपिटल क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कैश फ्लोज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे और इसकी डिटेल भी देखेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ कैसे कब और कहाँ करते हैं। सो लेट्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है हाउ एवर गुड द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम अनलेस इट्स फाइनेंसेस आर साउंडली मैनेज। सिंपल सी बात है, आप जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी अच्छी चीज़ें बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो और आप आउट क्लास किस्म का कर रहे हो, पर जब तक आपके फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज नहीं हो रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है बीइंग अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो वेल मैनेज हों, प्रॉपर्ली मैनेज हों और अपनी टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज हो रही हों हमारी। फिर कहते हैं मैनी यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर अटैच्ड बाय द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन कंपनी। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, अपनी कंपनीज बनाते हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट आपकी सॉफ्टवेयर की स्किल्स बहुत आउट क्लास होंगी। यू आर वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप अच्छी टीम भी बना लोगे। बट द मेन थिंग इज दैट हाउ यू गोना मैनेज योर फाइनेंसेस। अगर आपने फाइनेंसेस प्रॉपरली मैनेज करोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। लेकिन अगर हम अपने फाइनेंसेस ही प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे लिए उस कंपनी को अच्छे से चलाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमें कोई फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करने के लिए कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो हमारे बजट पे एक बर्डन बन जाएगा। देन इट सेज नीड ऑफ कैपिटल। नीड ऑफ कैपिटल क्या है? A group of new or recent graduates in computing decide to set up their own company, provide software services, and their intention is typically to offer contract hire services. अब कहता है जी, एक कुछ नए लोगों ने जो ग्रेजुएट हुए रिसेंटली कंप्यूटर स्टडीज़ में, इस फील्ड में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना सॉफ्टवेयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोगों को चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब उसके लिए ज़रूरी क्या था? A client is unlikely to pay an invoice within less than 1 month of receiving it. Some large companies are notorious for not paying invoices for much as 6 or even 12 months. तो कहता है ऐसे क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं जो आपको एडवांस पेमेंट दे दें फिर टाइमली पेमेंट्स करते जाएं। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी पेमेंट्स डिले हो जाती हैं। अगर 4 वीक्स डिले हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 6 महीने और साल साल भी डिले करती हैं पेमेंट्स के लिए। तो उसके लिए आपकी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है? देयर विल बी अ नीड टू हैव सम मनी विद व्हिच टू स्टार्ट द वेंचर। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हों, हमारे पास रिज़र्व में इतने पैसे पड़े हों कि हम बिज़नेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। अगर आपके पास रिज़र्व अच्छा नहीं होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका बिज़नेस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप प्रॉपर्ली अपनी चीज़ें मैनेज करो, आप अच्छे फंड्स अरेंज रखो, अच्छे फाइनेंशियल्स आपके पास बैकअप में होने चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि रनिंग कॉस्ट जो है आपकी, आप वो खुद भी बेयर कर सको। Then it says the group needs enough cash in hand to be able to live for at least 3 months. Additional money will be needed for the expenses of starting the company. So कहता है एक आइडियली क्या है कि आप 3 मंथ्स का रिजर्व रख के जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है उनका रिजर्व रख के काम स्टार्ट करो। बट आई वोंट से जस्ट 3 मंथ्स, आई विल से एटलीस्ट फॉर अ न्यू बिजनेस यू मस्ट गाइस मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपको 6 मंथ्स की प्लानिंग करनी है कि हमने 6 मंथ्स जो है ये हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनका रिजर्व रख के हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर तभी हम पैनिक होके काम नहीं करेंगे, हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और हमारे में पेशेंस आ जाएगा। For large projects or package, a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed because there will be no revenue coming into the company. और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको और ज़्यादा पैसे फंड चाहिए होते हैं अपने पास रखने के लिए, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा रेवेन्यू प्रॉपर्ली आपके पास कंपनी में नहीं आएगा। वो रेवेन्यू तब आएगा जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको हैंड ओवर कर दोगे। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए टाइमली हमें क्या करना पड़ता है? हम अच्छे से फंड्स मैनेज करते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस लेवल का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फिर कहता है फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड फॉर इनिशियली। आपको कैश किस किस चीज़ के लिए चाहिए? सैलरीज, नो डाउट वी हैव टू पे द सैलरीज। आप जो टीम रखोगे, आप टीम को ये नहीं कह सकते कि हमने प्रोजेक्ट लिया है, अभी प्रोजेक्ट जो है वो उसके पैसे नहीं है, हम आपको पे नहीं करेंगे। व्हेन यू हायर समवन यू हैव टू पे देम।
Then it says rent rates, heating and lighting of the premises, use, equipment and consumables, cost of advertising and marketing the products, miscellaneous expenses ranging from company stationery to traveling expenses. तो ये सारे expenses वो हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करते हुए इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब हम चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे तो हमारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली मैनेज हो रही होंगी, या अभी हम चीज़ों के एक्सपेंसेस अपने पास से खुद से निकाल के ऐड कर रहे होंगे, हम स्ट्रेस फ्री होकर बिजनेस एक्सपेंस की तरफ जा रहे होंगे। How does one set about raising the money? The first step is to produce a business plan. कहता है फिर एक काम ये भी हो सकता है, अगर पैसे नहीं है पैसे रेज कर सकते हो। That's not a bad idea. Raising money is a good thing. Businessmen अक्सर ऐसे करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? If you want to raise the money, you need to have a solid business plan. It typically contains a description of what the company will be doing together with information to show that it is technically feasible and that founders of the company have the necessary expertise. अब उसके लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है कि उसमें बिजनेस प्लान में डिटेल होनी चाहिए कि हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हैं, और जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनके पास क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, उनको किन किन डोमेन्स में उनको बेहतरीन किस्म का काम आता है। एन असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट एंड द कंपटीशन। देन यू नीड टू नो कि आपकी जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो उसका साइज क्या है, और उस मार्केट में कंपटीशन क्या क्या अवेलेबल है, आपके कंपेटिटर्स कौन लोग हैं, आपको टफ टाइम कौन कंपनीज दे सकती हैं, और जो ऑलरेडी वही बिजनेस कर रही हैं वो किन रेट्स पे कर रही हैं। बिकॉज व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस आपको उनको कम्पीट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है नई कंपनीज को कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ऐसे हो जाता है क्योंकि जो पुरानी कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अपनी पोजीशन बना चुकी होती हैं, तो वो जिस रेट पे काम कर सकती हैं हो सकता है हमारे उस पे पॉसिबल ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। फिर कहता है प्रोडिक्शन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। आपको उसमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की प्रोडिक्शन भी देनी है, अपनी फोरकास्टिंग करनी है एक्सपेंसेस की, कि आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे और एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज क्या होंगे आपके। ये सारा कुछ आपको उसके वीडियो मैनेज करना है। अगर हम ये प्रॉपर्ली कर लेंगे तो दैट विल वी कैन से वी हैव अ गुड बिजनेस प्लान। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज द सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स क्या होता है कि फंड्स कहाँ कहाँ से आप जनरेट करोगे। तो कुछ सोर्सेज हैं फंड्स के जो हम डिस्कस करेंगे। कहता है दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रांट्स, लोन्स और सेल ऑफ इक्विटी। ग्रांट्स क्या होती हैं, लोन्स क्या होते हैं, सेल ऑफ इक्विटी क्या होती है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को आइडिया होगा। लेकिन स्टिल हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हैं। Let's start with the grants. कहता है grants is a sum of money given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it. अब ग्रांट के बारे में कहता है क्या है जी, ये एक सम ऑफ मनी होती है, एक लमसम अमाउंट होती है जो आपको दी जाती है। वो लेने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप लोग क्या काम कर सकते हो, किस पर्पस में वो ग्रांट यूज़ होगी, और जिस पर्पस के लिए ली गई हो उसी पर्पस में उसको यूज़ करना चाहिए। और ग्रांट के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने जिससे ली है उसको आपने वापस करनी है। तो उसके लिए उनकी इंटेंशन यही होती है कि आपने जो ग्रांट ली है जिस पर्पस के लिए ली है वो उसी पर्पस में यूज़ हो। जैसे फॉर इंस्टेंस हम कोई ग्रांट लेते हैं कि हम किसी गांव में वेलफेयर का काम करेंगे, तो वो ग्रांट उस वेलफेयर के काम में ही खर्च होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो ग्रांट लेके आप अपनी नई कुछ चीज़ें ले लें और यू विल बी सेइंग द हेल्प विद द ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज कर लेंगे। फिर कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रांट्स एंड अदर हेल्प फॉर न्यू कंपनीज डिपेंड्स very much on where the company is located, how many people it expects to employ, and on government policy at the time. अब ग्रांट लेने के लिए अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है देखना हमारे लिए कि हम कंपनी कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, हमारे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं उस टाइम पे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक डेवलपिंग कंट्री में बैठे होते हो और डेवलप कंट्री की कंपनी से ग्रांट माँग रहे होते हो। उन्होंने ग्रांट देनी होती है, उनको कोई हर्ज नहीं है देने में, बट दे आर वेरी मच कंसर्न कि वो ग्रांट कहाँ पे खर्च होगी, उसको मिसयूज़ तो नहीं होगा, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लोन्स। लोन्स का बड़ा सिंपल है, एज पर द वर्ड से लोन्स क्या होते हैं, ये उधार होता है। उधार कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी कंपनी से भी लिया जा सकता है, किसी बैंक से भी लिया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन से भी लिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिया जा सकता है। हम किसी
या हम किसी फैमिली मेंबर से भी ले सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। A loan is a sum of money lent to the company. Interest is payable on it at a rate of that may be fixed or variable, and the loan is usually for a fixed period of time. अब लोन क्या है, कहते हैं एक सम ऑफ मनी है जो कंपनी को मिल सकता है, किस पे, उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब वो जो इंटरेस्ट का रेट है, दैट कुड बी इन टू फॉर्मेट्स। फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम किससे लोन ले रहे हैं। अगर बैंक से लेते हैं तो कोई किसी एक पर्टिकुलर लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत आप लोन ले रहे हो तो दैट विल बी ऑन अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो वेरिएबल है तो लोग क्या कहेंगे, काइबर प्लस इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट। अब काइबर जब भी चेंज होगा आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। The company is liable to pay back the loan, and if the company goes into liquidation, the lender is entitled to recover the loan from the sale of the assets of the company. अब जो लोन है, जिस कंपनी ने भी लिया है वो इंटाइटल्ड है उसको पे बैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, अच्छा ठीक है पे बैक नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू पे इट बैक। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, आप बिजनेस में लॉस कर देते हो, तो फिर वो लोन कहाँ से कवर होगा? वो जितना भी आपके जो एसेट्स हैं उनको बेच के लोन रिकवर करेगी, और कंपनी की जिम्मेदारी है। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट का लोन चाहिए, या कुछ छोटी सी अमाउंट्स हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती है, बाकी सब अमाउंट्स पे आपको सिक्योरिटी प्लेज करवानी पड़ती है बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। उस सिक्योरिटी के बगैर आपको लोन नहीं मिलता। अब वो सिक्योरिटी क्या है जो आप प्लेज करवाओगे? वो यूजुअली उस लोन अमाउंट से ज़्यादा वैल्यू वॉल्यूम की कोई चीज़ होती है, कि जी अच्छा मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ये 15 लाख की चीज़ मैं बैंक के पास एज ए गारंटी रखवा रहा हूँ कि मैं वो पे बैक कर दूंगा और मैं बाद में वो चीज़ क्लियर करवा दूंगा। सो द नेक्स्ट थिंग हाउ वी कैन रेज कैपिटल इज सेल ऑफ इक्विटी। सेल ऑफ इक्विटी से हम कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं? इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप कोई कंपनी बनाते हो, आप उसके शेयर्स मार्केट में सेल करते हो, और शेयर सेल करने का मतलब यह है कि आप उनको उस कंपनी में ओनरशिप दे देते हो, तो उसके अगेंस्ट आप फंड रेज कर सकते हो। अब ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने कंपनी में बैठा लिया, लाइक दे स्टार्ट सिटिंग इन योर कंपनी। इट डिपेंड्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड हो फिर तो ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं बैठते हैं। पब्लिक लिमिटेड हो कंपनी तो फिर जैसे आपके पब्लिक में शेयर्स आप दे देते हो और उसके अगेंस्ट आप फंड रेज कर लेते हो। फिर कहता है शेयर होल्डर आर at much greater risk of getting a poor return on their capital or even losing it completely than our lenders, but in compensation for this they stand to make a greater profit than lenders if all goes well। तो कहता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन पे होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि उनका नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है अगर कंपनी में कुछ हो जाए, तो उनकी कंपनसेशन को बड़ी कम मिलती है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो वो लेंडर से ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, उनको ज़्यादा रिटर्न मिलता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। हायर द रिस्क कम्स विद द हायर द रिटर्न। अगर आपका रिस्क ही इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर आप रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर बात करता है बजटिंग एंड मॉनिटरिंग की। अ बजट इज प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग यूजुअली द करंट और द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बजट क्या होता है? बेसिकली बजट होता है आपने एक अपना एनालिसिस करना होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो, 1 साल का या 2 साल का प्रेडिक्शन करते हो कि अच्छा जी हमारे मुताबिक दिस विल बी आवर बजट, ये हमारा बजट होगा, इसमें ये हमारी ज़रूरियात हैं, हम ये फंड्स रेज कर लेंगे, यहाँ यहाँ से पैसे आएंगे, ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे। बजट में आपके एक्सपेंसेस और आपके रेवेन्यूज दोनों आ जाते हैं। द ऑर्डिनरी मैनेजर इन अ कंपनी इज हाउ मच मोर कंसर्न विद द बजटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, बजटिंग में इनकम और एक्सपेंडिचर्स को ही ज़्यादा काम करती हैं, इतना डीपली नहीं जाती। बजटिंग इज एन अट्रैक्टिव प्रोसेस। तो बजटिंग क्या है, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, टेक्निकल लोग ही इसको करते हैं, और ये करवाना भी टेक्निकल लोगों से चाहिए, नॉन टेक्निकल लोगों को उसका आइडिया नहीं होता। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप अगर बजटिंग करवा रहे हो, गो फॉर द टेक्निकल पर्सन्स। आप जितने भी जो टेक्निकल लोग हैं उनसे करवाओ ताकि बजटिंग आपकी एक्यूरेट हो। फिर कहता है बजटिंग एंड मॉनिटरिंग में द फर्स्ट वर्जन ऑफ बजट इज लाइक टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम सिंस द ऑपरेटिंग मैनेजर विल वांट टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस while the sales and the marketing department will not wish to give hostages to fortune by being over optimistic about the volume of the sales it can generate। यूजुअली क्या होता है, जो पहला बजट हमारा बनता है उसमें से एक्सपेंस होता है।
उसमें आपकी इनकम नहीं होती है, तो क्योंकि अभी बिजनेस शुरू नहीं किया हम लोगों ने, और अभी हम सिर्फ बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो वो पहला साल आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, आपके रेवेन्यू कम होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं, और यूजली जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं उनको चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, उनके नज़दीक प्रॉफिट आना चाहिए। Adjustment will have to be made repeatedly until a situation is reached in which a budget sales exceed budgeted expenditure with a reasonable profit margin. कहता है आपको तब तक अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं जब तक आपकी जो बजटेड सेल्स हैं वो आपके बजटेड एक्सपेंसेस से ज़्यादा एक्सीड ना कर जाएं, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ ना जाए, वो निकलना ना शुरू हो जाए। द ऑपरेशन मैनेजर्स आर हैप्पी दैट दे कैन service the predicted volume of sales with the budgeted staff level, and the salesmen are confident that they can produce the predicted sales. सेल्समैन को क्या होता है, जब आप बजट इनिशियली बनाते हो, साल के शुरू में बनाते हो बजट, और ये फोरकास्टिंग होती है, उसके बाद जब साल गुजर जाता है फिर आप एनालिसिस करते हैं कि हमारे बजट में डेफिशिएंसी क्या है, क्या हम सरप्लस में गए, क्या हम डेफिसिट में गए, और वो जो टारगेट्स बनाते हैं वो हम अपने जो सेल्स टीम होती है उनसे पूरे करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेल्स टीम का काम है हमारे उन टारगेट्स को पूरा करना, फुलफिल करना, जिससे हमारे बजट में पॉजिटिविटी नजर आए और हमारा बजट एक्चुअल और अच्छा बने। अब बात करें वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो की। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कहता है इट इज परफेक्टली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड येट टू बी अनएबल टू पे इट्स बिल्स। ऐसा हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो और लेकिन अपने बिल्स ना पे कर पा रही हो, क्योंकि प्रॉफिटेबल का मतलब है आपका जो एक्सपेंस है, जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो निकल रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट भी तो आपने पे करनी है ना। तो आपने लेट्स से 10% प्रॉफिट कमाया है और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिक्स कॉस्ट तो वो ऑटोमेटिकली आप लॉस में जा रहे होगे। अकाउंटिंग नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। अकाउंटिंग यूजुअली एक्रूअल बेसिस पे होती है कि आपने काम कर दिया, पैसे आपको बाद में मिलने हैं, ऐसा नहीं होता पैसे लेके काम कर रहे होते हो। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आप उसमें फिर लिखते हो कि जी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, वो पैसे मैच्योर नहीं हुए लेकिन हमारा एक्सपेंस हो गया, उस पे हमारी तरफ से पैसे लग गए हैं उसमें, और इस वजह से हम उसको मेंशन करते हैं, क्योंकि आज लग गए हैं, जब कल कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट वो पैसे में आ भी जाएंगे। फिर कहता है इट इज यूजुअल टू नेगोशिएट स्टेज सिस्टम रादर देन लिविंग द पेमेंट अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। कहता है बेस्ट चीज क्या होती है, आप ना एक ऐसा सिस्टम बना लेते हो पार्शियल पेमेंट्स का, कि अच्छा जी ऐसे ऐसे आप जो है पेमेंट्स कंप्लीट करो, और जैसे जैसे काम होता जाएगा उतने पेमेंट्स आपको आती जाए, उससे क्या होता है आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और दूसरी कंपनी में बर्डन भी नहीं पड़ता इतना। इस तरह से दोनों एंड इजीली मीट हो जाते हैं। फिर कहता है जी कैश हैज़ therefore to be found to cover the gap between what a company has to pay out in the cash and what it receives in cash. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वही जो आपका डिफरेंस है कि आपने की कैश पेमेंट्स कितनी है और कैश रिसीट्स कितनी है, जो उनका डिफरेंस है वो आपका क्या वर्किंग कैपिटल। और डॉक्यूमेंट कैश फ्लो प्रेडिक्शन इज द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। कैश फ्लो प्रेडिक्शन क्या होती है, आपको बताती है कि भाई इतना कैश आना है और ये आपने इतना इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में इतना पे करना है। द बैंक स्पेसिफाइज द मैक्सिमम दैट कैन बी बोरोड और एन ओवरड्राफ्ट, बट इंटरेस्ट इज ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली ओवर्ड। और अब होता क्या है, बैंक आपको फैसिलिटी देता है बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की, कि अच्छा आप ये इतना ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। लेट्स से बैंक ने आपको दिया 10 मिलियन का ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, लेकिन आप पे इंटरेस्ट 12 10 मिलियन पे चार्ज नहीं करेगा बैंक। बैंक आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस अमाउंट पे जिस अमाउंट पे आपने जो अमाउंट आपने उससे ओवरड्राफ्ट से निकलवाई है, सो उसी पे आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। थैंक यू। ये था आज का टॉपिक हमारा। तो इसमें जो क्यूरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे आपके, आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे, वो हमारे जो एलएमएस का पोर्टल है उसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।